Hi there, you're watching It's Not Fake। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सोमवार से शुक्रवार मैं लाती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण, उसके पीछे का सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं इट्स नॉट फेक की आज की 5 बड़ी हेडलाइन से। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुखार, महाराष्ट्र में भी स्थिति भयानक। देश भर में आज खुले मॉल्स और धार्मिक स्थल, प्रसाद वितरण और मूर्ति को छूना मना। सोनिया गांधी की मोदी सरकार को नसीहत, ये राजनीति का वक्त नहीं, मनरेगा से करें लोगों की मदद। बिहार के बाद कोरोना महामारी के बीच अमित शाह की वर्चुअल रैली आज उड़ीसा में जारी, राहुल गांधी ने किया अमित शाह पर शायराना कटाक्ष। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में पुलिस डिपार्टमेंट को खत्म करने की मांग, विरोध प्रदर्शन में सेनेटर्स भी शामिल। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसके पीछे का विश्लेषण करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो है हमारे देश का लेटेस्ट कोरोना अपडेट, यानी कि भारत अब कौन से स्थान पर है। सबसे जो भयावह स्थिति है वो इस समय महाराष्ट्र की बनी हुई है। महाराष्ट्र में 86,000 केसेस कोरोना के सामने आ गए हैं, और अब हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है। लेकिन अगर ऑल इंडिया फिगर देखें तो इस समय भारत में मरने वालों की जो संख्या है वो 7,135 पर पहुंची है, और 2.5 लाख से थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस सामने आए हैं। तो ये सारी संख्याओं को अगर हम मिलाकर देखें तो भारत इस समय 5th वर्स्ट अफेक्टेड नेशंस में आता है, यानी कि विश्व में जितने भी देश हैं उसमें कोरोना के मामलों में भारत का स्थान 5वें स्थान पर है। और भारत के आगे कौन कौन से देश हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और ब्राजील। सिर्फ हमारे आगे 4 और देश हैं, और उसके बाद 5वें स्थान पर भारत है। यानी कि कुल मिलाकर बहुत ही भयानक स्थिति है। और अगर ICMR की माने तो आज तक की डेट में हमने 48 लाख सैंपल्स टेस्ट किए हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हमारे देश की सरकार ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि हमारे देश में स्टेज 3 ट्रांसमिशन, यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। अगर आप किसी भी प्रेस ब्रीफिंग में सरकार के नुमाइंदों से ये बात पूछें तो वो खुलकर ये बात नहीं कहते। अगर सवाल ये आता है कि हैज द कर्व बीन फ्लैटेंड, कोई जवाब नहीं है। हमारे इन्फेक्शंस क्यों बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कोई जवाब नहीं है। तो आज सरकार इस बात को मानने से क्यों कतरा रही है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। इसके पहले आपने देखा था 2-3 दिन पहले इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट्स और ऐसी 1-2 एसोसिएशंस और हैं जिन्होंने खुले तौर पर कहा है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब क्या हमने कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई है? इन सारी चीजों को लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, सारी चीजें खोल दी गई हैं, अनलॉक फेज 1 शुरू हो गया है, लेकिन नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस है। अगर आप किसी भी देश का ग्राफ उठा के देख लीजिए, एक छोटे देश का आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने एक साथ लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था, और एक साथ ही आज अनलॉक फेज में दोनों देश आए हैं। हालांकि पॉपुलेशन के हिसाब से दोनों देशों को कंपेयर करना मेरे हिसाब से बहुत लॉजिकल नहीं होगा, लेकिन न्यूजीलैंड की अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें और भारत की स्ट्रैटेजी की बात करें तो न्यूजीलैंड इज समवेयर वे अहेड देन व्हाट इंडिया हैज डन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी, अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो भारत कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और पहली बात है कि हम डिनाइल मोड में हैं, आज भी हम मानने को तैयार नहीं है कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में आ चुके हैं। तो भारत अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बदलेगा, भारत के पास स्ट्रैटेजी को लेकर क्या जवाब है, इन सारी चीजों को लेकर सारे प्रश्न अभी वहीं के वहीं हैं। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कोरोना पॉजिटिव को लेकर वो अपना टेस्ट करवाएंगे कल, क्योंकि उनके गले में खराश और उनको बुखार की खबरें आ रही हैं। और दिल्ली में भी कोई बहुत सुधरती हुई स्थिति नहीं दिख रही है, नंबर ऑफ इन्फेक्शंस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों में एक भय है, लोगों में पैनिक है, लेकिन सरकार की स्ट्रैटेजी, उसका जहां तक सवाल है, उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। अलग अलग स्टेट्स अपनी अलग अलग
गाइडलाइंस को लेकर आ रहे हैं, तो उसके चलते लोगों में पैनिक ज़्यादा फैल चुका है। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, दिल्ली की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ये सारे इस समय वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है इन सारे इन्फेक्शंस को निपटने की? सब कुछ ऐसा लगता है राम भरोसे है। इस पर आप अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आइए अब आपको अपनी दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं। तो आज देश में अनलॉक फेज 1 शुरू हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के मुताबिक जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, यानी कि गुरुद्वारा, चर्चेस, मस्जिद, मंदिर, ये सारे खुल जाएंगे। इसके साथ ही मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें भी खुल जाएंगी, लेकिन 50% कैपेसिटी में, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, हैंड सैनिटाइजिंग, हाइजीन हैबिट्स के साथ, इन सारी चीज़ों के बीच में आज हमने सारी चीज़ों को खोल दिया है। अगर हम मंदिरों की बात करें तो मंदिरों के अंदर जो घंटियां हैं, घंटियों को कवर कर दिया गया है ताकि लोग घंटी ना बजा पाएँ। उसके बाद प्रसाद वितरण नहीं होगा, मूर्ति को छूने से मना किया गया है। उसी तरीके से अगर आप गुरुद्वारे में जाएं तो गुरुद्वारे में चप्पल और जूते आपको अपनी गाड़ी में ही उतारने हैं, तभी आप अंदर जा सकते हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स बना दिए गए हैं, जिसके चलते अब आप पूजा अर्चना शुरू कर सकते हैं। मॉल्स में आप जाके खरीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रेस्टोरेंट्स खोले गए हैं, आज कितने लोग ऐसे हैं जो कि आज हिम्मत जुटाकर अपनी फैमिली को लेकर आज रेस्टोरेंट में खाना पसंद करेंगे। सारी चीज़ें, इफ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, एंड दैट इज द सेल्फ डिसिप्लिन। हम कितने सेल्फ डिसिप्लिन में रह सकते हैं? और ये स्थिति तब है जब नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप कोई भी इन्फेक्टेड केसेस का ग्राफ उठाकर देख लीजिए तो भारत की जो स्थिति है, भारत शायद विश्व में अकेला ऐसा देश है जहां पर इतने स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन के बाद इस समय भी अभी पीकिंग पीरियड आसपास नजर नहीं आ रहा है। यानी कि पीकिंग पीरियड अभी आने वाले 2 हफ्तों तक भी हो सकता है कि भारत का पीकिंग पीरियड ना दिखे। यानी कि नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस पूरी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब आपने रेस्टोरेंट्स खोल दिए हैं, आपने मॉल्स खोल दिया है, आपने मंदिर मस्जिद खोल दिए हैं, लेकिन इस बीच कितने लोग जाएंगे? शायद इक्का दुक्का लोग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी भारत की देखते हुए, उसमें हम कितने लोग सेल्फ डिसिप्लिन रख पाएंगे? मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर आप देखिए तो इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी में कोई गड़बड़ी है? क्या हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर गड़बड़ी है? हम सोशल डिस्टेंसिंग की बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग वाकई में उसको क्या हम अडॉप्ट कर पा रहे हैं? सड़कों पर आज देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है। चाहे वो आप बम्बई का एग्जाम्पल देख लीजिए, चाहे दिल्ली का एग्जाम्पल देख लीजिए, सड़कों पर गाड़ियां शुरू हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि हम क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को या फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को क्या हम वाकई में प्रैक्टिकली क्या हम अडॉप्ट कर पाएंगे? ये सारे बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल है आज सेल्फ डिसिप्लिन का है कि आप कितना सेल्फ डिसिप्लिन रख पाते हैं। आज जितने भी आप एक्सपर्ट से बात करिए तो उन्होंने कहा है कि अनलॉक करने का जो पूरा जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉल्स में जाइए और शॉपिंग करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाइए रेस्टोरेंट्स में और जैसे आप पहले खाना पीना शुरू करते थे आप वैसे अपनी फैमिलीज के साथ शुरू कर सकते हैं। तो आज एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और मैं आपको बार बार इस बात को याद दिला रही हूँ कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो वेलोर के जो एक्सपर्ट्स हैं, वेलोर हॉस्पिटल के वहाँ के एक्सपर्ट्स हों, चाहे एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हों, वो सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। और अगर शुरू हो गया है तो इस अनलॉक फेज का क्या मायने हैं? हमने अपनी आर्थिक प्रक्रिया को शुरू कर दिया है क्योंकि लॉकडाउन समाधान नहीं है, ये भी सही बात है। तो लॉकडाउन और लाइवलीहुड की जद्दोजहद के बीच आज लोगों को किस तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन अपना अडॉप्ट करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर सरकार क्लियरली इस बात को क्यों नहीं बोलती है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है? और अगर शुरू हो गया है तो उसको लेकर अब क्या स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करना चाहिए? ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन सरकार इन सवालों का जवाब कब देगी ये आपकी और मेरी समझ से परे है। इस पर आप अपना फीडबैक दीजिएगा। और मैं अब आपको तीसरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज अखबार में छपे एक लेख के जरिए मोदी सरकार को नसीहत दी है
और वो नसीहत क्या है? उन्होंने कहा है कि यूपीए के टाइम में 2005 में जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो शुरू हुई थी, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्क प्रोग्राम था, जिसके ज़रिए हमने 100 दिन का रोज़गार गांव में लोगों को प्रॉमिस किया था। आज वैश्विक महामारी के टाइम, कोरोना काल के टाइम, आज मनरेगा की ही मदद लेनी चाहिए, ऐसा सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को कहा है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि दिस इज a radical and a rationalistic systemic change, यानी कि उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा ये सिस्टमिक चेंज है कि आज राजनीति के बजाय इसी मनरेगा प्रोग्राम के जरिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना चाहिए। उसी लेख में सोनिया गांधी ने इस बात को भी कहा है कि आज वक्त आ चला है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैश ट्रांसफ़र दें, ग्राम पंचायतों को एम्पावर करें, उन्हें ज़्यादा पावर दें, ताकि ये जो पूरा मनरेगा का प्रोग्राम है वो गांव के लेवल पर ठीक से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। आज मोदी सरकार ज़रूर इस बात को शायद माने या ना माने, क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा था कि दिस इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ अ मॉन्यूमेंटल फेलियर ऑफ अ यूपीए गवर्नमेंट। इस बात को मोदी सरकार ने 2014 में कहा था। तो आज उसी यूपीए सरकार का जो प्रोग्राम है मनरेगा का, आज उसी की मदद से आज वैश्विक महामारी के टाइम लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। भले हमने उसको एक नया रूप दे दिया हो, उसको हमने स्वच्छ भारत से जोड़ दिया हो, उसको हमने और भी मोदी सरकार के जितने बड़े प्रोग्राम्स हैं उनसे जोड़ दिया गया हो, लेकिन आज सोनिया गांधी इस बात से नहीं कतराई कि आज उसका क्रेडिट कम से कम पूरी तरह से आज कांग्रेस को इस बात का श्रेय मिल सके कि ये कांग्रेस की ही शुरू किया गया प्रोग्राम था, जिसके बल पर आज मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रहा है। तो इसे हम पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी कहें या ये कहें कि सोनिया गांधी कांग्रेस को श्रेय देना चाह रही हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कांग्रेस ने इस बात पर कमा लिया है और कांग्रेस के लिए एक एज माना जाता है। अगर हम वर्क प्रोग्राम की बात करें, अगर मनरेगा की बात करें, तो आज जिस मनरेगा के जरिए आज बीजेपी की सरकार ये बोल रही है कि नहीं, हम लोगों को रोजगार पहुंचा रहे हैं, हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आज वही मनरेगा का प्रोग्राम है जिसे कि कांग्रेस पार्टी ने 2005 में शुरू किया था। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है, जो कि कांग्रेस के अध्यक्षा ने बार बार इस बात को रिपीट किया है कि ये राजनीति का समय नहीं है, तो शायद उसे राजनीति के चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का सवाल है, तो आज कांग्रेस की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया अपने लेख के जरिए कि मोदी सरकार कुछ भी कहे, लेकिन इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। लेकिन अब इसे बीजेपी इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेगी? क्या मैंडेज को बढ़ाकर इसे बीजेपी सरकार 200 दिन करेगी? इसे ग्राम पंचायत के लेवल पर किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगी? इन सब पर सारी लोगों की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि जिस भारी संख्या में लोग अब गांव में जा रहे हैं, तो वहां पे रोजगार का एक बड़ा क्राइसिस शुरू हो रहा है। लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, अपने परिवारों को कैसे चलाएंगे? तो ऐसे में मनरेगा एक बड़ी मददगार योजना के रूप में साबित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसे मोदी सरकार इम्प्लीमेंट कैसे करेगी। इम्प्लीमेंट करने का मंत्रा भी सोनिया गांधी ने दे डाला है, लेकिन क्या मोदी सरकार अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर आएगा, या वही चीज़ रहेगी जो पुरानी वाइन को हम एक नए बॉटल में डाल देते हैं, जैसा कहना है? तो अब ये सारी बातें देखनी होगी कि मोदी सरकार इसे कैसे इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन आज सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को क्लियर शब्दों में एक नसीहत जरूर दे डाली है। आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आइए आपको अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जो वर्चुअल रैलीज का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो कल बिहार से शुरू हुआ था। आज उन्होंने उड़ीसा में रैली की और कल वो वेस्ट बंगाल में भी रैली करेंगे। और इस रैली के ज़रिए उन्होंने सारी जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं उनको गिनाने की कोशिश की है, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेकर हो, चाहे ट्रिपल तलाक को लेकर हो, चाहे जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको उन्होंने गिना डाला। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि अमित शाह को एक कोरोना जैसी महामारी के बीच में वर्चुअल रैली करने की क्या ज़रूरत है? अब लोग ये कहेंगे कि बिहार में इलेक्शंस है, हम चुनावी जो प्रक्रिया है हम उसे रोक नहीं सकते। ये भी सही बात है, क्योंकि वो सारी चीज़ें लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन सवाल आज अमित शाह की रैलीज पर क्यों लोग खड़े कर रहे हैं? इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि खबरें जो अभी तक आ रही हैं, जिस विशाल तरीके से जो ये वर्चुअल रैलीज का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें जो कॉस्ट निकल कर आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि उसमें 100 करोड़ के लगभग पैसे खर्च हुए हैं। उसी तरह से 1 लाख लोगों को मोबाइल फोन्स खरीद के दिए गए हैं।
तो अगर इतना खर्च हो रहा है तो बहुत सारे राज्यों में, खासकर उड़ीसा में इस बात को उठाया गया, बिहार में जो विपक्ष की पार्टीज़ हैं उन्होंने इस बात को सवाल उठाया कि यहाँ पर हम मज़दूरों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं और माइग्रेंट क्राइसिस के दौरान, इस कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों को कैश ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इस वर्चुअल रैली की क्या ज़रूरत थी? तो जो एक इलेक्टोरल कंपल्शन है वो समझ में आ रहा है, लेकिन एक जो मॉरलिस्टिक स्टैंड है वो यही है कि आप इतने पैसे वर्चुअल रैली में खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब मजदूरों की जेब में पैसे डालने की बात आती है तो सरकार कहती है कि उसके पास तो इतना फिस्कल स्टिमुलस है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आज कहीं ना कहीं वर्चुअल रैलीज जो अमित शाह की हैं उसको लेकर काफ़ी लोग एंटी रेटरिक इस चीज़ को लेकर बन रहा है कि इन वर्चुअल रैलीज की क्या ज़रूरत थी। इस समय फोकस वर्चुअल रैली क्यों है? इस समय फोकस कोरोना महामारी से लड़ने की रणनीति होनी चाहिए, मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, लोग भुखमरी का शिकार ना हो। तो इन सब चीज़ों से सरकार निपटती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, वर्चुअल रैली को लेकर बहुत सारा भव्य आयोजन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में ही आज राहुल गांधी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने कटाक्ष भरा एक बयान दिया और ट्विटर पर उन्होंने लिखा और इस चीज़ को लेकर लिखा क्योंकि कल जो बिहार में जो वर्चुअल रैली हुई थी उसमें अमित शाह ने इस बात को कहा कि यूके और अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई विश्व में देश है जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकता है तो वो भारत है। फिर उन्होंने उरी और पुलवामा का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह हमने एयर स्ट्राइक्स की, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किया और लोगों को बता दिया कि देखो हम कैसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो उसी को लेकर आज इंडिया और चाइना का जो ईस्टर्न लद्दाख में इस समय जो स्टैंड ऑफ चल रहा है और चाइनीज ट्रूप्स ने जिस तरह से इंट्रूजन किया है, तो उस बात को कटाक्ष करते हुए आज राहुल गांधी ने कह दिया और बिल्कुल एक शायराना अंदाज में कहा कि दिल को खुश रखने के लिए ये शायद ख्याल अच्छा है, शाह याद करके उन्होंने इस चीज़ को ट्वीट किया। तो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जो एक मॉरल सवाल है, जो एक नैतिक सवाल है, वो आज अपनी जगह पर कायम है कि अमित शाह जी आप अपनी वर्चुअल रैलीज करिए, लेकिन रैलीज के लिए जब आप पैसे निकालते हैं और फिर जब आपसे ये पूछा जाता है कि आप मजदूरों को पैसे क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम उसका जवाब तो दीजिए। तो जो मॉरलिस्टिक स्टैंड है आज कहीं ना कहीं उस नैतिक स्टैंड के ऊपर आज ये सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी बिहार के इलेक्शंस हो चाहे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हो, अभी उस इलेक्शन में टाइम है, क्योंकि वहाँ के राज्यों की अगर पार्टी से आप बात करिए, चाहे तृणमूल की पार्टी हो चाहे बाकी विपक्षी पार्टीज हो, सारी पार्टीज का यही कहना है कि ये अभी राजनीति और चुनाव का समय नहीं है। इस समय हमें एकजुट होकर कोरोना की महामारी से लड़ना है। तो अगर ये स्टैंड बाकी पार्टीज ले रही हैं तो अमित शाह कौन सा ऐसा अनोखा काम कर रहे हैं? आज अमित शाह से मेरा ये सवाल है कि आप वर्चुअल रैलीज को जरूर होल्ड करिए, वो एक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। आपने एक इनोवेशन के तहत आपने रैलीज को और लोगों को संबोधन करने का जरिया जरूर निकाल लिया, लेकिन आपसे आज ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आप 100 करोड़ रुपए और 1 लाख मोबाइल फोन्स जब आप लोगों को दे सकते हैं तो कम से कम एक जरिया ये भी निकाल लीजिए कि जो आज लाखों की संख्या में जो गरीब मजदूर अपने गांव गए हैं तो उनके जेब में भी महीने का कुछ पैसा डाल दीजिए, तब शायद आपसे ये सवाल नहीं किए जाएंगे। अमित शाह जी इस पर गौर जरूर करिएगा और आपके फीडबैक का मुझे स्टोरी पर जरूर इंतजार रहेगा। आइए अब आपको अपनी आखिरी खबर की ओर लेकर चलते हैं। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन जो चल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ और वो था कि जो मिनियापोलिस जो शहर था जहाँ पर जॉर्ज फ्लॉयड जो कि एक अमेरिकन अफ्रीकन जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसको एक वाइट पुलिस ऑफिसर ने उसके गर्दन पर अपने घुटने टेक कर उसे मार दिया था, उसी मिनियापोलिस शहर में आज पुलिस डिपार्टमेंट को डिसमेंटल करने की बात कही जा रही है। और इसे किसने कहा है? इसमें सेनेटर्स शामिल हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान 13 काउंसलर्स में से 9 काउंसलर्स ने इस बात को कहा है कि पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए, पुलिस रिफॉर्म्स को देखते हुए अब इस पुलिस डिपार्टमेंट को खत्म कर देना चाहिए। तो मिनियापोलिस एक ऐसा शहर था जहां पर रेसिज्म को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसके बाद पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला था वो जारी रहा। उसके बाद यूरोप के देशों में भी ये एंटी रेसिज्म को लेकर जितने भी विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हुए। लेकिन मिनियापोलिस का जो पुलिस डिपार्टमेंट खत्म करने का जो आज एक प्लेज लिया गया है, एक
वीटो प्रूफ मेजॉरिटी के तहत जब ये प्लेज लिया गया, तो आज इसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्यों माना जा रहा है? ये पहली बार अमेरिका में नहीं हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले कैंटन न्यू जर्सी नाम का एक शहर था, वहाँ पे भी इसी तरीके का 2012 में इस चीज़ को लेकर एक रिफॉर्म लाया गया और कहा कि वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। और उसके बाद रेप की घटनाएं, चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा उसमें कमी नज़र आई। कैलिफोर्निया में भी इसी तरीके का एक डिसीजन आया था जिसमें कि पुलिस डिपार्टमेंट को ख़त्म करने की बात कही गई थी। तो आज भले इन सारे काउंसलर्स ने मिलकर ये फैसला लिया हो कि अब पुलिस डिपार्टमेंट को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन आज जो बड़ा सवाल है कि ये जो पुलिस के जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, इनको लेकर क्या रणनीति अमेरिका की बनाई जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सबको लेकर कंसेंसस है। अगर आप मिनियापोलिस के जो मेयर हैं जेकब फ्रे, वो एक पेज पर नहीं है। उनका ये कहना है कि नहीं, हमें पुलिस डिपार्टमेंट एकदम से ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर अभी कहीं ना कहीं दो भागों में है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि 13 काउंसलर्स में 9 काउंसलर्स की रजामंदगी है। उनका ये कहना है कि मिनियापोलिस के पुलिस डिपार्टमेंट को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। तो लोगों का आज अगर एक बड़ी तस्वीर देखें तो लोगों का पुलिस की ओर से जो विश्वास था, पुलिस की तरफ से जो विश्वास था, वो विश्वास आज उठता हुआ दिख रहा है। रेसिज्म जो कि अमेरिका के सिस्टमिक नेचर में दिखता है, रेसिज्म के खिलाफ लोग समय समय पर आवाज़ उठाते आए हैं। पुलिस की बर्बरता को लेकर सवाल उठाते आए हैं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए अमेरिका की, तो अगर वाइट पुलिस ऑफिसर है, उसने चाहे जितना भी बड़ा क्राइम किया हो उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर वही कोई अफ्रीकन अमेरिकन ने अगर कोई क्राइम किया हो तो उसके साथ बुरी से बुरी दुर्दशा होती है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पूरा अमेरिका आज एकजुट दिख रहा है। और मिनियापोलिस में जो ये पुलिस रिफॉर्म और जो पुलिस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कही जा रही है, ये एक बड़ा इंडिकेशन है। और ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि लोगों में जो पुलिस की बर्बरता है, वो बर्दाश्त करने की क्षमता अब खत्म हो गई है। और इसीलिए इतने बड़े फैसले के साथ आज लोग इतनी भारी संख्या में खड़े हुए हैं। तो मिनियापोलिस का पुलिस डिपार्टमेंट को कब तक डिफंड किया जाएगा, डिफंड इज द वर्ड विच हैज़ बीन यूज्ड, अब इसको कब तक डिफंड किया जाएगा, इसको लेकर क्या रणनीति आएगी सामने, क्या इसको लेकर कंसेंसस किस तरह से बनेगा, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा डिसीजन है कि जो एंटी रेसिज्म की जो पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे, तो आज ये एक बड़ा फैसला माना जाता है कि पुलिस की ओर से, पुलिस की तरफ से जो विश्वास है लोगों का, वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ से कैसे निपटेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले ही अभी एक अपने ट्वीट में और एक जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा था कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो अगर वो ये कहते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर के प्रेसिडेंट हैं, तो आज अगर मिनियापोलिस के जो सेनेटर्स हैं, अगर आज इस बात को लेकर वो निर्णय ले रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को डिफंड किया जाए, उसे खत्म किया जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप पे भी आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक फेलियर के रूप में नजर आ रहे हैं, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी को लेकर हो, चाहे वो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का मामला हो, आज वो एक फेल्ड प्रेसिडेंट के रूप में नजर आ रहे हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसी रणनीति डोनाल्ड ट्रंप बनाते हैं और मिनियापोलिस की जो जनता है वो किस तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर आती है, वो सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन एक बड़ा इंडिकेशन है आज अमेरिका की हिस्ट्री में कि मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के 14 दिन बाद एक बड़ा फैसला आया है कि पुलिस डिपार्टमेंट को खत्म करने की मांग सामने रखी गई है। तो इस खबर पे आपका क्या सोचना है, इस पर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और आपकी स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है। उस ईमेल आईडी पर आप अपना फीडबैक मुझे जरूर लिखिएगा और बताइएगा आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा। इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।